Assalamualaikum, good morning. Good morning everybody. And if you were at the stadium in Karachi yesterday, तो आपका तो पैसा वसूल हो गया होगा ना? What a spectacular match. What a spectacular माहौल. And what मैं कहती हूँ कि what an inning by Peshawar. Exactly, Zalmi and the king himself. मतलब आप मैच देखने जाएं, बाबर आजम खेल रहा हो, बाबर आजम सेंचुरी भी बना ले, तो मतलब ये तो फिर हो गया ना विन-विन सिचुएशन. तमाम बॉक्सेस जो है ना वो टिक हो गए और कल कराची वालों ने ये बता दिया कि वो भी क्रिकेट से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना लाहौरी कहते हैं ना हम करते हैं, तो हम तो स्टेडियम भरते हैं. तो कराची में ना सिर्फ स्टेडियम भरा हुआ था बल्कि स्टेडियम के बाहर भी उतने ही लोग मौजूद थे जो कि अंदर आना चाह रहे थे. हम नहीं जा पाए लेकिन हमारे टीम मेंबर्स गए हैं और ये हम आपको आंखों देखा हाल और आप देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन कि पीपल वर लविंग इट. अच्छा, और हुमा लिटरली ये लास्ट मिनट प्लान था, ये लास्ट मिनट प्लान था. उसके बावजूद भी पीसीबी ने पुल ऑफ किया. उसमें जाहिर है हम चूंकि लास्ट मिनट प्लान था, टिकट प्रिंट होना, टिकट मयसर आना, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, फिजिकल हो, जो भी हो, वो बहुत सारे लोगों को तो टिकट मैच शुरू होने के बाद हासिल हुए. बिल्कुल, इसीलिए बाहर लाइनें, मतलब अंदर तो भरा ही हुआ था, बाहर रश पड़ा हुआ था फॉर पीपल वांटिंग टू गो इनसाइड द स्टेडियम एज वेल. तो और देखिए, एक तो लास्ट मिनट प्लान हो, इतनी मेहनत से आप जाएं पहुंचे, इट्स नॉट इजी टू गेट टू द स्टेडियम, बहुत कुछ हो रहा होता है और उसके बाद फिर आपको ये रिवॉर्ड मिले बाय, वरना एक ठुस किस्म का मैच हो जाए, एक बिल्कुल लैकलस्टर मैच हो, तो फिर आप कहते हैं मतलब व्हाट वाज द यूज. अच्छा हुमा, कुछ देर के लिए मेरा वहां से करीब से गुजरना हुआ है, आई ऑब्जर्व द सिचुएशन और वहां पे जो सिक्योरिटी पर मामूर स्टाफ थे और जो पीसीबी की इंतजामिया थी, हैट्स ऑफ टू देम कि जिस तरह वो मैनेज कर रहे थे इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना हजारों का क्राउड मैनेज करना, हैंडल करना और ये इवेंट करा देना. इट इज very big deal. It was not pre-planned. It was obviously very last minute. बड़ी रिक्वेस्टिंग करके जी, वरना तो आपको पता है एक ही मैच होना था जिसमें स्पेक्टेटर्स थे. आप ये देखिए कि जो पीएसएल के सीईओ हैं सलमान नसीर, वो भी बाहर खड़े हुए थे, बहुत देर बाहर खड़े रहे, लोगों की बातें भी लोगों से बातें भी करते रहे, उनकी शिकायत जो हैं उनको भी सुनते रहे और पूरा प्रोसेस ऑब्जर्व भी करते रहे जो वहां पे एंट्री से लेकर अंदर आने तक का था. सो क्रिकेट के शायकीन का सर्टनली पैसा वसूल हो गया है और पीएसएल के क्वालिफायर मैच में पेशावर ज़ल्मी ने शानदार कारकर्दगी भी दिखाई. हालांकि कराची का मैच नहीं था, कराची में था, और लाहौर का मैच नहीं होगा, लाहौर में मैचेस होंगे. लेकिन पीएसएल की ये खूबसूरती है ना, इट डजंट मैटर, और लोग जो है ना तरसे हुए भी हैं ना. हाँ, लोग तरसे भी हुए हैं बिकॉज पीएसएल 11 कितनी धूमधाम से शुरू होने की बातें हो रही थी, फिर ओपनिंग सेरेमनी भी नहीं हुई, वो ऑस्टेरिटी मेजर्स बीच में आ गए, लोग भी अलाउड नहीं थे जाना. सो बहुत सी चीजें होना स्टार्ट हो गई, बट टुवर्ड्स द एंड आई एम सो हैप्पी कि एटलीस्ट ये 3-4 मैचेस जो हैं ये आवाम जा सकेगी और मैचेस भी फिर उस पाए के हैं कि यू वांट टू गो. ये सोने पे सुहागा थी और सेंचुरी की बदौलत और ओवरऑल परफॉर्मेंस की बदौलत पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 70 रन से हराकर, मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड फ्रैंकली डिड नॉट हैव अ चांस. पीएसएल के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है. 59 गेंदों पर इन्होंने 4 छक्कों और 12 चौकों की मदद से 103 रन की शानदार इनिंग खेली है. वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन बाबर आजम. अच्छा, ये तो हमसे कुछ रहा नहीं जा रहा था ना, तो हम इसके बारे में बात करना चाह रहे थे आते ही, बट इन डिटेल विद आवर एक्सपर्ट्स ऑफ कोर्स हम बात करेंगे. अभी तो हमसे रहा नहीं जा रहा, लेकिन ऑब्वियसली देयर इज अदर न्यूज़ एज वेल. क्या चल रहा है? ना जंग है और ना अमन है, यही कहा जा सकता है. सो कोई एग्रीमेंट भी नहीं हुआ है फिलहाल, जंग भी नहीं हो रही है, स्टेलमेट कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन सूरत हाल कंफ्यूजिंग भी है और कंफ्यूजन में मुझे लगता है कि और ज्यादा स्पेकुलेशंस होती हैं और बात कहाँ की कहाँ निकल जाती है. लेकिन वर्स्ट पता क्या होता है अब्दुल्ला, जब उस कंफ्यूजन में और उस स्टेलमेट में आप सेटल हो जाते हैं, मतलब उसको आप एक नॉर्म समझना स्टार्ट हो जाते हैं. और अभी पिछले कुछ हफ्तों से कंफर्टेबल जब होने लगे ना, तो वो परेशानी, क्योंकि वो सीज फायर तो हुई है, उस तरह की कोई जंग तो नहीं हो रही, जंग बंदी ही का माहौल चल रहा है, बट कोई इतना कोई खास भी नहीं चल रहा, एंड येट एवरीबॉडी इज ओके एज वेल. और सो इट सीम्स अब अमेरिका और ईरान के दरमियान में आपको पता है अगर ये इसी तरह मजीद चलेगा तो क्या इकोनॉमिक रिपरकशंस हैं इसके. जो ऑलरेडी पाकिस्तान को आप देख लीजिए, तेल की क्या कीमतें हैं, बिजली के क्या मामलात हैं, रोटी पकाने के लिए गैस मैसर नहीं है, खाना पकाने की बात तब आएगी जब पकेगा खाना पकने के लिए टाइमिंग को आप देख रहे होते हैं कि कब गैस आएगी कब नहीं आएगी, नाश्ते, दोपहर का खाना, आप बस वैसे तो आई एम सॉरी जो टाइम होता है ना गैस वाला,
उसमें भी गैस नहीं आती, फिर देन यू आर फोर्स टू टेक अदर मेजर्स, जैसे कि आपको बाहर से खाना तो किसी तरीके से घर में बन गया, रोटी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गर्मी वो चाहिए होती है, एक आग का लेवल चाहिए होता है कि वो रोटी घर में पके, फिर आपको बाहर से रोटी लेनी पड़ती है, और बाहर से रोटी लेंगे तो रोटी की कीमत क्या हो चुकी है, मतलब इट्स अ होल ट्रिकल डाउन इफेक्ट एज वेल। ये हम बेसिकली इसके रिपरकशंस की बात कर रहे हैं कि इससे क्या कुछ हो रहा है आम आदमी की जिंदगी से लेकर मुल्कों की इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी तक। सूरत हाल क्लियर नहीं है। हाँ, सूरत हाल क्लियर नहीं है। ये ज़रूर है कि तमाम तर जो इख्तलाफात के बावजूद दोनों ममालिक यानी ईरान और अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, उनमें सफारतकारी का सिलसिला किसी न किसी शक्ल में जारी है, एंड थैंक्स ऑल्सो मोस्टली टू पाकिस्तान। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने मुशीरों को ईरान के खिलाफ तवील अलमुद्दती नाकाबंदी जो है, ब्लॉकेड जो है, उसकी तैयारी की हिदायत कर दी है। बेसिकली हम कहीं नहीं जा रहे, उनका ये कहना है। रिपोर्ट में दावा किया है कि सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाएगा, बिकॉज अब उनको पता चल गया है कि व्हाट इज वर्किंग। तो अच्छा, अब हम यही ज़राए से बहुत सारी खबरें मौसूल हो रही हैं। जहां ज़राए से ये खबर मौसूल हो रही है कि अमरीकी सदर को बाज़ लोग ये मशवरा दे रहे हैं कि आप कोई एक्शन करें, मतलब जंग की तरफ वापस जाएं, वहाँ ये भी खबरें ज़राए से मौसूल हो रही हैं कि ईरान में भी IRGC का कंट्रोल और मजबूत हो गया है और वो भी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है, और न्यूक्लियर प्रोग्राम पे किसी समझौते की जब बात आती है तो उसकी शदीद नफ़ी की जाती है। सो यही वो कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से ज़राए से मुख्तलिफ खबरें निकल कर आती हैं सामने। बट लेट्स कोट दिस रिपोर्ट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमारा बताना यह है कि ट्रंप समझते हैं कि तनाज़े से निकलने या दोबारा बमबारी करना दो ऑप्शंस हैं, नाकाबंदी बरकरार रखने के मुकाबले में ज़्यादा खतरनाक हैं। उधर सदर ट्रंप ने दावा किया है कि बरतानवी शाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं कि ईरान जोहरी बम नहीं रख सकता। अमरीका ने ईरान को फौजी शिकस्त दे दी है। व्हाइट हाउस में शाह चार्ल्स और मलका के एजाज़ में इशाइये की तकरीब भी हुई ना, उसमें भी बड़ा कुछ हुआ वैसे हुआ। एनीवे, उस तकरीब में खिताब में कहा कि बरतानिया से आज भी मजबूत रिश्ता है, उनका समझना ये है ट्रंप का। लेकिन ट्रंप के बाद अपनी गुफ्तगू में शाह चार्ल्स जो हैं, किंग चार्ल्स, उन्होंने ईरान या जंग का जिक्र नहीं किया। बैकडोर सिफारतकारी भी जारी है। मतलब ये क्या बातें उन्होंने की, क्या नहीं की, बड़ा एक प्रोटोकॉल होता है ना कि व्हाट दे आर गोइंग टू डू एंड व्हाट नॉट। अमरीकी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तानी सालसों के ज़रिए अमरीका को ईरान की नई तजावीज़ मिलने का इम्कान है, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा दौरा रूस के बाद अब तेहरान में ईरानी क़यादत से मुशावरत करेंगे। वापस चले गए हम। और नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से राब्तों में मुश्किलात के बायस तबादला ख्याल का ये अमल जो है वो सुस्त है। ये पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। खासा सुस्त है क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसमें आई और वो निकल गई। अब वक्त आगे ही बढ़ रहा है और वक्त दोनों के हाथों से ही निकल रहा है। वैसे ये खामनाई साहब टीवी ही देख लें तो उनको पता चल जाएगा कि क्या बातें हो रही हैं। मतलब ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ताहाल खुफिया मकाम पर हैं। दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात ने तेल पैदा करने वाले मुल्कों की ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कल की तंजीम है ओपेक और ओपेक प्लस, इससे निकलने का फैसला किया है। और ये फैसला तेल बरामद करने वाले मुल्कों और इनके डिफैक्टो लीडर सऊदी अरेबिया के लिए एक ऐसे वक्त में धचका है जब पहले ही ईरान जंग के बायस आलमी इक़्तिसादियात बदतरीन हालत में है। मुत्तहिदा अरब अमारात 60 बरसों से ज़्यादा से ओपेक का रुकन था। रॉयटर्स के मुताबिक UAE को साथ ही अरब मुल्कों से शिकायत है कि उन्होंने जंग के दौरान इसे ईरानी हमलों से बचाने के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं किए। अब मुलाकातें भी देख लें, मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी पॉलिसी के तहत आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब भी तस्वीर की बात आ रही है, सीज़ फायर की बात आ रही है, मेल मुलाकातों की बात आ रही है, ईरानी लीडरशिप की तरफ से राब्तों की बात आ रही है, दे गेट इन टच विद एवरीबडी। कतर, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ओमान तो जाते ही हैं एक्सेप्ट UAE। नहीं तो UAE की अपनी पॉलिसीज भी तो फिर देखने वाली है ना कि उन्होंने जिन को और UAE आज इस पोजीशन में क्यों है, मतलब ये भी बड़ा है बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने राब्ते उस मुल्क के साथ किए जो बाकियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, पसंद नहीं था। लेकिन पहल जो थी वो UAE ने ही की थी अपने सिफारती ताल्लुकात इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन करके। तो फिर लिहाजा अब ऑब्वियसली उसकी कड़ी फिर यहाँ तक पहुँचनी ही थी। इन एनी केस हमारे पास हमारे एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। एजाज चौधरी साहब, सीनियर सफारतकार। एजाज चौधरी साहब, ईरान और अमेरिका के दरमियान फौरी बराह रास्त मुज़ाकरात का इम्कान जो है वो कम होने के बाद पैगाम रसानी के ज़रिए मामला जो हैं वो तय करने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप तो कह रहे हैं कि फ़ोन उठाओ और मुझे डायरेक्ट कॉल कर लें आप। तो ऐसी सूरत में जल्द किसी मुआहदे की उम्मीद रखी जानी चाहिए, कुछ हो सकता है कि नहीं, क्योंकि अब एक थोड़ा सा न्यू नॉर्म सा ये बन गया है कि हम इसी तरह ही बातचीत रखेंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज़।
देखिए, कुछ उम्मीद तो रखनी चाहिए मुआहदे की। उसकी वजह यह है कि दोनों तरफ इस बात की ज़रूरत है कि कोई ना कोई मामला सुलझाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए आपको पता है कि 1 मई के बाद कांग्रेस का की जो 60 दिन की इजाज़त होती है, 60 दिन के बाद कांग्रेस से इजाज़त लेनी होती है उन्होंने। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस किस्म की शख्सियत हैं, जिस किस्म के सदर हैं, शायद वो इजाज़त तब भी ना लें, और लेकिन एक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ जाएगा। दूसरा, उनकी जो पार्टी है वो भी थोड़ा परेशान है कि अगर ये जंग चलती रही तो क्या होगा, और उनके जो मिड टर्म इलेक्शंस आने हैं उसके ऊपर कैसा असर पड़ेगा। तीसरा, वो 14 मई को प्रेसिडेंट शी को मिल रहे हैं, उसके लिए भी उनको ज़रूरी है कि कोई सुलझा के मामला तब वहाँ पे पहुँचाएं। तो मुझे तो हर लिहाज से लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए एक मजबूरी है कि कोई ना कोई मामला जो है सुलझाया जाए। अच्छा, ईरान भी देख रहा है और उसका ख्याल है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये मुआहदा चाहिए तो फिर उन्होंने भी, आपने देखा, वो कहते हैं कि पहले ये पानियों का मामला हल करें, जितने यहाँ ब्लॉकेट्स लगे हैं चाहे ईरान की तरफ से या अमेरिका की तरफ से, वो उठाए जाएं और फिर आगे चले जाए। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे फौरी तौर पर तो नहीं, लेकिन उम्मीद जिंदा रखनी चाहिए। दुनिया की इक्तिसाद को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। अभी आपको पता है कि ये तेल के जितने जो तरसील है वो रुकी हुई है तकरीबन, और जब वो आएगा तेल मार्केट में आने में भी टाइम लगेगा। इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया के लिए भी बड़ी मुश्किलात का सामना अभी किया जा सकता है। तो मुझे तो लगता है कि ये दबाव है दोनों साइड्स पे, कोई ना कोई मुआहदा करें, और उम्मीद अच्छे की करनी चाहिए, लेकिन फौरी तौर पर मुझे अब उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अच्छा सर, ऐसी भी इत्तलात सामने आ रही हैं कि ईरान आबना हुर्मुज़ खोलने से जुड़े फौरी नौयत के मामलात पर कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार है। कह रहे हैं इसको पहले सेटल कर लें और ये मामला हल हो जाए, एटमी प्रोग्राम वगैरह बाद में देख लेंगे। लेकिन वो बड़ा देरीना इशू है अमेरिका के लिए और अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए। बज़ाहिर अमेरिका ये मान भी नहीं रहा, यही बात सामने आई थी, अब तो खबरें हैं इस बारे में, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। क्या हम इसे एक डेडलॉक कहें या किसी सतह पर इसे हम कह सकते हैं कि शायद मुस्बत पेशरफ्त कोई हो जाए? व्हाट शुड वी कॉल इट? नहीं, मुस्बत तो नहीं है, क्योंकि ईरान जो है उसने अब देख लिया है कि मैं थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ इसको, यानी आगे मजीद तूल दे रहा है वो। और अब वो ये समझ रहा है कि इवन न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर, जिसको पहले सेटल्ड मामला समझा जा रहा था, वो कहते हैं कि इसमें भी हम बाद में अब बात करेंगे, पहले आप पानियों का मसला हल करें कि ये जो ब्लॉकेट्स लगे हैं। तो मुझे लगता है कि ईरान इज प्लेइंग फॉर टाइम। उनको शायद ये लग रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए जो ज़्यादा वक्त नहीं है, तो इस वक्त मैं बाकी सारे मुआहदे क्यों करूं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो ये चाहेंगे कि पहले ये पानियों का मामला हल हो और उसके बाद फिर हम न्यूक्लियर पे जाएं, क्योंकि बाद में जब जाएंगे तो उनको लगता है कि जिस तरह की उन पे पहले उनसे यानी उन पे शर्तें आयद की जा रही हैं, अब ईरान शायद ये चाहता है कि मैं अपने लिए वो यानी हक रखूं जिसके तहत उसको जो मिनिमम एनरिचमेंट करनी है, यानी सिविल न्यूक्लियर यूज़ के लिए, वो उसका हक वो अब नहीं छोड़ना चाहते। पहले तो जब हमने सुना था ना कि ओमान के साथ जब ये मुज़ाकरात कर रहे थे ओमान के ज़रिए, तो उस वक्त तो तकरीबन ये मामला तय हो गया था कि हाँ जी ठीक है, आप ये कर लीजिए, ज़ीरो एनरिचमेंट की भी बात हो गई थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि ईरान समझ रहा है कि उसके पास एज है, उसके पास एडवांटेज है, और वो अब शायद उस पे भी ना जाए। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए भी बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी, क्योंकि 2015 का JCPOA जो था वो भी सिविल न्यूक्लियर एनरिचमेंट का हक देता था उनको, तो लेकिन बाकी जो एनरिच यूरेनियम था वो उन्होंने रूस के हवाले कर दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब तो ये चाहते हैं ना कि वो 2015 का JCPOA प्लस हो, यानी उनको कुछ उसका ज़्यादा, वरना कोई उनका जो फैसला था 2018 के उसमें से निकल जाना, वो उसका कोई मकसद नहीं बनता। वो उससे ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं अब। अच्छा, अब एजाज चौधरी साहब ये बताएं कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान का जो रोल रहा है वो सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक रहा है, लेकिन इस स्टेज पर, जिस स्टेज पे अभी हैं, ये सवाल भी बनता है कि अब पाकिस्तान मज़ीद क्या कर सकता है। मतलब पाकिस्तान ने काफ़ी वैसे तो कर लिया है, तो शुड पाकिस्तान ऑल्सो टेक अ बैक सीट, या फिर कोई और ऑप्शंस भी हैं हमारे पास? देखिए, पाकिस्तान जो है वो खुश नीति से, इखलास के साथ पाकिस्तान ने
अभी तक जो सहूलतकारी भी की है और सालसी भी की है, मीडिएशन भी की है। और मुझे लगा कि दोनों तरफ से पाकिस्तान के इस कदम की बड़ी कदर की जा रही है। बाज़ औक़ात शायद इस्राईली लॉबी, शायद भारत की लॉबी ये प्रोपेगेंडा करने लगते हैं कि पाकिस्तान का झुकाव एक तरफ है। कभी कहते हैं अमेरिका की तरफ है, कभी कहते हैं ईरान की तरफ है। वो दरअसल सारा प्रोपेगेंडा है। हकीकत ये है कि दोनों साइड्स को पता है कि पाकिस्तान बिल्कुल ईमानदारी से सहूलतकारी कर रहा है, सिर्फ मीडिएशन कर रहा है। पाकिस्तान का अपना कोई मकसद सिवाय इसके कि भाई हमारे खित्ते में जंग ना हो, हमारे खित्ते में जो इक्तिसादी मामलात जो है मुश्किलात का शिकार हैं, उसका कोई हल निकल जाए। उसके अलावा पाकिस्तान का और कोई इसमें मकसद नहीं है। तो मुझे तो ऐसे लगता है पाकिस्तान ने बड़ा ट्रांसपेरेंटली ये काम किया दोनों पार्टीज़ के साथ। तो दोनों पार्टीज़ भी और खित्ते के जो ममालिक हैं उनको भी ऑन बोर्ड रखा है। मैं समझता हूँ कि सफारतकारी की एक बेहतरीन मिसाल कायम की है पाकिस्तान ने। और जो मैं समझता हूँ सारी चीज़ों में मुमताज़ करती है इस दफ़ा की सफारतकारी को, ये है कि बड़ी कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ, बड़े राज के साथ सारे मामला तय किए गए। क्योंकि ये अगर बातें बाहर लीक हो जाएं तो यकीनन उसमें मुश्किलात पेश आ सकती है, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने नहीं होने दिया। और उस लिहाज से तो मैं बल्कि इम्प्रेस भी हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ कई बार कौमी राज निकल जाया करते थे, इस दफ़ा कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टीज़ का भी और बाकी खित्ते के सारे ममालिक का भी पाकिस्तान पे एतमाद कायम है, और उस लिहाज से पाकिस्तान को फ़ख्र होना चाहिए। अब ये मुआहिदा होता है या नहीं होता है, ये तो पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं है ना जी, ये तो पार्टीज़ ने खुद मुआहिदा करना है। लेकिन मुझे यकीन है कि पार्टीज़ ये मुआहिदा करना चाहती हैं, और इंशाल्लाह इसका सेहरा भी पाकिस्तान के सर ही आएगा इंशाल्लाह। और ऐसा एक और बात, बहुत शुक्रिया आपका एजाज साहब, एक और बात जिस पर पाकिस्तान को फ़ख्र होना चाहिए वो ये है कि 1 साल पहले ऑपरेशन बुनियान मरसूस में भारत का जो हशर नशर हुआ उसे भी पूरी दुनिया ने देखा, और न सिर्फ जंगी महाज पर बल्कि सिफारती महाज पर भी भारत को हर जगह शर्मिंदगी और रुसवाई का सामना करना पड़ा। हशर नशर। और डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो हमारे जंग जीतने के सबसे बड़े एम्बेसडर भी बन गए। हाँ, हमने इतनी बात नहीं की जितनी उन्होंने बात कर दी, उसकी शिकस्त याद दिलाई। अच्छा, अब उसके बाद इंडिया ने प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए रवायती साजिशें जो हैं वो मजीद तेज कर दी, और BLA, TTP समेत दीगर कलादम दहशतगर्द तंजीमों के लिए भारतीय खुफिया सपोर्ट अब किसी से ढकी छुपी भी नहीं रही। मतलब हम प्रूफ्स देते हैं साथ। अब बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह फितना अल खारिज, फितना अल हिंदुस्तान ही के फुटप्रिंट्स जो हैं वो मिलते हैं। अफगान तालिबान रजीम के वजीर खारजा अमीर खान जो है उनका अक्टूबर 2025 में भारत का 7 रोज़ा दौरा भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की साजिशों का हिस्सा था। आप ये देखिए, और इस पे हम बात भी करते रहे। मुल्क का वजीर खारजा किसी दूसरे मुल्क जाता है, 1-2 रोज का दौरा होता है मैक्सिमम 3। नहीं, हमने घर बना लिया है उधर, हम घर बना के रहेंगे वहाँ। आज अफगानिस्तान खासतौर पर भारतीय प्रॉक्सीज और फितना और हिंदुस्तान का महफूज ठिकाना बन चुका है। जनूबी वजीरिस्तान का वाक़या भी फितना और हिंदुस्तान की गठजोड़ की कड़ी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान ने अंगूरड्डा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। 2 ख़वातीन समेत 3 शहरी जख्मी हुए। फायरिंग का मकसद दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल करना था। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई की। कई अफगान पोस्टें तबाह करके पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के बाद शिद्दत पसंद अनासर बौखलाहट का भी शिकार हैं, आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। अहले इलाका ने पाक फौज की जवाबी कार्रवाई की भरपूर हिमायत करते हुए कहा है कि आम लोगों को निशाना बनाने वालों को करारा जवाब दें। जरा सही टर्म्स आपने वैसे इस कहानी में बड़े अच्छे हैं ना। हाँ, करारा भी अच्छा था। अच्छा, खैर एनीवे, डॉक्टर मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं दिफाई उमूर के। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा डॉक्टर साहब, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जो कुछ हुआ वो इंडिया को ये समझ आ गया कि वो खुली जंग में भी ना पाकिस्तान के बराबर बिल्कुल नहीं है, और कोशिश भी ना करे, और सिफारती महाज पर तो नज़र आई है पूरी दुनिया को, लेकिन साजिशों में वो शेर है। अफगान तालिबान पर क्या उनका असर अब भी बरकरार आपको लगता है? क्या इरादे हैं उनके, कुछ बताएं इस बारे में। देखिए, मैं समझता हूं कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान ने चाहे वो बयानिए का महाज हो, चाहे सिफारती महाज हो, चाहे फौजी महाज हो, तीनों पे जो है एक बहुत ही इबरतनाक शिकस्त भारत को दी है। जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, इसका बराह रास्त ताल्लुक भारत की इस अंडरस्टैंडिंग से है कि अब वो रवायती या तस्वीराती एतबार से पाकिस्तान को हमला नहीं कर सकता या उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसीलिए उसने कई गुना दहशतगर्दी की
पुष्टपनाही और सरपरस्ती बढ़ा दी है। तो ये बिल्कुल समझ में आने वाली बात है कि क्यों अब वो समझते हैं कि बराह रास्त तो वो पाकिस्तान से पंजा आजमाई की हिम्मत और हौसला नहीं रखते, इसीलिए वो दहशतगर्दी की ज़्यादा शद्दोमत के साथ सपोर्ट और आबियारी कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा सर कि कुछ अर्सा पहले रिपोर्ट्स भी थी कि अफगान तालिबान खुद भी TTP और दीगर दहशतगर्द तनासर से जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन बज़ाहिर उनसे हो नहीं पा रहा या वाकई करना नहीं चाहते। सो क्या है यहाँ मसला? यहाँ नीयत का मसला है, कैपेसिटी का मसला है, क्या प्रॉब्लम है आपको लगता है यहाँ पे? ये मैं समझता हूँ इसमें उनकी नीयत और कैपेसिटी, मफादात, मकासद, इन सब का अमल दखल है। और देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है कि वहाँ पे TTP और BLA की सरपरस्ती हो रही है। इस खित्ते और आलमी अमन को जितनी बड़ी दहशतगर्द तंजीमों से खतरात दरपेश हैं, उन सब का अब अफगानिस्तान एक बड़ी आमाजगाह बन चुका है। चाहे वो चीन के खिलाफ ETIM हो, सेंट्रल एशिया के खिलाफ IMU हो, मगरबी ममालिक के खिलाफ दाइश हो, पाकिस्तान के खिलाफ BLA TTP हो, तो वो पूरी दुनिया को उन्होंने वहाँ से दहशतगर्द तंजीमों को जमा किया है। और यूँ लगता है कि उनकी सरपरस्ती को वो अपनी नज़रियाती और सियासी मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी समझते हैं, जो कि इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो अभी तक एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रहे हैं और एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे अपने अवाम के फलाह व बहबूद के ऊपर बिल्कुल उनकी तवज्जो नहीं है। Got it, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, थैंक यू सो मच। PSL क्या रहा कि क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड को 70 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है और इस जीत का सेहरा भी गया है ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम के सर। माशाअल्लाह से PSL 11 में बाबर आजम छाए हुए हैं। फैंस की दुआ है कि इनकी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जारी रहे। बतौर पेशावर ज़ल्मी कैप्टन अपनी टीम में वो जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं और टीम को भी जिस तरह लेकर चल रहे हैं और चेंजेस भी कर रहे हैं, बहुत से ऐसे फैसले भी कर रहे हैं और इसको भी लेके आए। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कप्तानी का हक जो है ना वो अदा किया और कल उन्होंने सेंचुरी स्कोर करके एक बार फिर अपनी टीम को ज़बरदस्त जो है वो जीत से नवाजा है। और ये रवा सीजन में बाबर की फाइनल में दूसरी सेंचुरी, एक और भी हमने बड़ी अच्छी सेलिब्रेट की थी। बाबर आजम ने 59 बॉल्स पर 4 छक्कों और 12 चौकों की मदद से 103 रन की इनिंग्स खेली और स्कोर पहुंच गया 222 तक। इस्लामाबाद यूनाइटेड did not really have a chance 151 रन ही बना सकी और 18 ओवर का 19वें ओवर में वो आउट हो गई। फाते टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड से एलिमिनेटर में मुकाबला करेगी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान ने 3 जो हैं विकेटें हासिल की और अच्छा छोड़ देना आप आगे क्या छोड़ देना। So, हमने बता इस्लामाबाद यूनाइटेड स्टिल स्टैंड अ चांस, मतलब अभी वो दीगर टीमों से मुकाबला करेंगे। आज होगा जी मैच, जल्दी से आपको बताते हैं, हैदराबाद वर्सेस मुल्तान और फिर इनमें से जो जीतेगा उसका मैच होगा अगेन विद इस्लामाबाद और उसमें जो जीतेगा वो चला जाएगा फाइनल। ये मैंने बड़ी मुश्किलों से कल रट्टा लगाया था बिकॉज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। उसका मैच होगा इस्लामाबाद से और फिर उसमें जो जीतेगा वो जाएगा फाइनल में टू प्ले अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। That is exactly what I just said. मैंने रिपीट किया। No, you were just making sure in your head कि ऐसा ही हो रहा है कि मैंने याद कर लिया है कि नहीं ये सब exactly. ठीक है। अच्छा, I just did that. So इस पे हम बात करते हैं। राशिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं एंड सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकू जी, सबसे पहले तो मैच पे बात करने से पहले, सिकू जी, डिड यू गेट अ चांस टू गो टू द स्टेडियम फाइनली? मुझे पता लगा है कि आप जाना चाह रहे थे और फिर आप गए नहीं गए? प्रेजेंस वहां थी कि नहीं? बिल्कुल, कल मुझे जाने का इत्तेफाक हो गया। पहला मैच देखा मैंने जाकर और बहुत ही जबरदस्त, मतलब जो आपके जो बाबर आजम की जो फॉलोइंग है, मैं तो हैरान हो गया। उनको तो अब इलेक्शन लड़ना चाहिए। अरे हमारे बाबर आजम तो है, आपके नहीं है। सॉरी सर, हमारे से क्या मुराद है? हम सबके हैं। नहीं बिल्कुल है। मैं तो देखें जी उसको मानता हूँ जो पाकिस्तान को जिताए बस। मैं बार बार अपने प्रोग्रामों में कह रहा हूँ कि चाहे कोई कुछ कर ले, कोई हैदराबाद के खिलाफ कर ले, लाड़काना के खिलाफ कर ले। PSL के मैचेस में तो जो जीतेगा वो पाकिस्तान को ही जिता रहा है ना, बात तो हो गई वहाँ। नहीं वो बात नहीं है। देखिए हर एक का स्टेटस होता है, हम स्टेटस की बात करते हैं। एक जो है अगर सुपरस्टार है वो इलेक्शन में आज खड़ा हो जाता कल वहां पर, तो मेरे ख्याल से कोई भी उसके नजदीक नहीं आता। हो सकता है कि वो जो
हमारे बड़े खान साहब हैं, वो भी हार जाते। इतना पॉपुलर था, इतना उनके लिए शोर उठ रहा था। मेरे सामने 3-4 लड़के बैठे हुए थे, यंग लड़के हैदराबाद से आए हुए, वो इतने जज्बाती हो रहे थे कि 100 करने पे या 100 के जब वो नजदीक हुआ, मैंने उनको हाथ पकड़ के बिठाया, मेरे भाई गिर जाओगे नीचे, क्या कर रहे हो? मतलब they were so excited, मैं तो हैरान रह गया। पता है ये अल्लाह मियां हर एक को नसीब नहीं करता ये भी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप खुश हैं या आप से लोग की नहीं खुश है, कुछ पाकिस्तानी है। मुझे उस दिन खुशी होनी शुरू होगी जब वो पाकिस्तान से इंशाल्लाह फॉर्म इतनी मुश्किल से उनकी वापस आई है, और बाजी में कर चुके हैं सिकंदर। बेसिकली यू वांट दैट प्लेयर की इतनी मुश्किल से, आप खुद ही कह रहे हैं ना, इतना बड़ा प्लेयर उसकी इतनी मुश्किल से फॉर्म वापस आई, क्यों? बड़े प्लेयरों को बस 2-4 महीने बस टिकना चाहिए, उसके बाद चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। राशिद भाई, नाउ बाबर इज बैक। जी जी जी, एक बात और लास्ट रिकॉर्ड वो ये कि अंडर 19 से लेकर अब तक बाबर आजम जब भी कप्तान रहे एक भी ट्रॉफी नहीं जीते, तो ये एक बहुत जबरदस्त मौका आ गया उनके लिए कि ये जीतकर वो इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दे। हाँ जी, इंशाल्लाह गुड लक टू हिम एज वेल एंड हिज टीम। अच्छा राशिद भाई, अब आप बताएं कि क्या बाबर की जो फॉर्म आप अभी देख रहे हैं, और जो एक सवाल हर कोई कह रहा है फ्रॉम फैंस टू एक्सपर्ट्स कि ये वो फॉर्म है जो हम इंटरनेशनल में ट्रांसलेट होते हुए देखना चाहते हैं, अब वो फॉर्म आ गई है? What has changed? What did he change? उनसे बात भी कर रहे हैं, उनसे एग्जैक्टली यही सवाल कर रहे हैं सहाफी भी, और वो उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। राशिद भाई, आपने क्या ऑब्जर्व किया? देखिए, वो अपने पुराने गेम पे वापस आया है। जैसे ही आप लोग पहले फुटेज दिखाते थे कि वो ट्राई कर रहे हैं दो छक्के मारने की प्रैक्टिस में, वो उन्होंने छोड़ दी। वो नॉर्मल क्रिकेट खेली है इन्होंने। अगर आप पावर प्ले में देखिएगा, जमीन पे खेल रहे हैं वो, जो जैसे वो पहले खेला करते थे। दूसरा अहम पहलू जो है वो है टीम कल्चर। ज़ल्मी थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा खेल रही है, और जो प्रेशर कप्तान लेते हैं वो शायद इनको दिया नहीं गया कि वो टीम भी बनानी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाना, 10 झंझट होते हैं। उनका काम था सिर्फ अपनी बैटिंग करना, और जब फील्डिंग हो उसमें कप्तानी करना। ज़्यादा वो लगता है कि शामिल हुए नहीं अपनी टीम के अंदर, क्योंकि जब कप्तान इन चीज़ों में शामिल हो जाता है कि इसको खेलना है उसको नहीं खेलना, जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट में जो कप्तान थे जब ये, तो बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट थी कि प्लेइंग 11 में भी और टीम की सिलेक्शन में भी, तो उसमें आप डाइवर्ट हो गए, अपनी क्रिकेट से हट गए। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये वापस आए हैं, अपने क्रिकेट पे फोकस किया सिर्फ अपनी बैटिंग के ऊपर। और ये इनके पास जो ऊपर टॉप ऑर्डर है, हारिस बहुत अच्छा खेल रहा है, मेंडिस बहुत अच्छा खेल रहा है, और ये 3 ने गेम को बना के रखा हुआ है, और दोनों ने मिलके, मेंडिस और बाबर ने मिलके 1120 रन किए हैं 20 इनिंग में। तो उससे साफ जाहिर है कि 2 अच्छे बैटर और साथ में एक पिंच हिटर जो कह सकते हैं हारिस को, उससे बड़ा फायदा पहुंचा है। तो अच्छा, ये अच्छी बात है राशिद भाई कि आपने ना स्प्रेड आउट कर दिया। ऑब्वियसली एक टीम परफॉर्मेंस है, हम बाबर कर रहे हैं, लेकिन थ्रू आउट द टूर्नामेंट पेशावर हैज बीन ऑन टॉप। ऑफ कोर्स इट इज नॉट जस्ट वन मैन, उनकी कप्तानी जबरदस्त काम आई है, बट ऑफ कोर्स इट्स द टीम। जल्दी से ये भी बता दें, और फिर सिकंदर आपसे भी पूछेंगे, ये बाबर का वो जो सारे बात कर रहे हैं कि जी ही हैज कम इनटू हिज ओन, अपने स्टाइल में वो वापस आ गए हैं, जिसमें हमने देखा है स्ट्राइक रेट की बड़ी बात होती है कि कल वाली इनिंग में इन्होंने जो 103 बनाए हैं, 38 बॉल्स पे उन्होंने पहले अपना 50 बनाया, हाफ सेंचुरी, और उसके बाद 19 बॉल्स आगे कर ले, 57 पे उन्होंने 100 कर लिया। देन ही डिड इट क्विकली। तो पहले अपने आप को उन्होंने सेटल किया, जो हमेशा से वो करते थे, जो वो करते थे। तो लेकिन उसमें होता पता क्या था कि वो भी यही कर रहे होते थे और रिजवान भी यही कर रहे होते थे, और जब दोनों मिलके ये कर रहे होते थे तो समझ नहीं आता था क्या हो रहा है। जल्दी से राशिद भाई, योर टेक ऑन दिस एंड देन सिकंदर। पहले ये तकरीबन 50 पे अगर 40 बॉल पे किया आउट हो जाते थे, ये आउट नहीं हो रहे हैं। ये फिर आखिर की जो 20 बॉल है ना उसके ऊपर 50 रन कर रहे हैं, ये फर्क आया है। जब आप आउट नहीं होंगे, आखिर तक पूरे ओवर खेल लेंगे तो होगा, ये हमेशा नहीं होगा। जब अच्छी फॉर्म होगी, टीम कल्चर अच्छा होगा तो जब तक चलेगा, ये रोजाना ऐसा नहीं होगा। और जब सामने वाले खिलाड़ी अगर आपके साथ अच्छा खेल रहा है, और गुड लक है कि टीम कल्चर बहुत अच्छा बना हुआ है ज़ल्मी का, हर टीम ऐसे नहीं खेलेगी जिस तरह ये खेल रहा है। और वो बात नहीं है, मतलब बाबर की कप्तानी में कोई बात है ना, तभी टीम मुसलसल जीतती चली जा रही है। एक आध मैच की बात नहीं है, मतलब वो जीतती चली जा रही है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती चली जा रही है। जी सिकंदर। देखिए, राशिद ने एक बात पे बहुत एम्फसाइज किया है, और वो है टीम कल्चर। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कल्चर सही नहीं, पाकिस्तान टीम के अंदर वो चीज नहीं है कि जो बाबर को उठा सके। जो एक और बात जो राशिद ने बड़ी अच्छी कही है कि बाबर अपना नेचुरल गेम खेल रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल मैं बैठा हुआ ये देख रहा था, उसके जो स्ट्रेट शॉट्स थे, देखें जो हमारे जो ये टुल्लेबाज खेल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में,
और वो सारे मिड विकेट मारते हैं, मतलब क्रॉस बैट शॉट जिसको बेसबॉल शॉट कहते हैं। कल उसने जो शॉट्स मारी है स्ट्रेटर, दैट वाज अमेजिंग। मैं तो उन लड़कों को, उन बैट्समैनों को मानता हूं जो एक्स्ट्रा कवर वो मिड ऑफ वगैरह और स्ट्रेटर लॉन्ग ऑफ के पास सीधा गेम खेले जमीन के साथ, वो क्रिकेटर होते हैं। तो कल बाबर ने उस तरह की इनिंग खेली है, मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पाकिस्तान के क्रिकेट का कल्चर है जो कि बाबर को सूट नहीं कर रहा, उसको कैसे चेंज किया जाए। और बाबर को जब राशिद ने बोला है कि एक और बड़ा फायदा हुआ है, तो वो फायदा ये हुआ है कि हारिस आके पहले 3 ओवर के अंदर 30 कर देता है। हाँ। जब वो 30 कर देता है तो उसको ये मौका मिल जाता है कि वो सीधा खेल देखिए टीम उस तरह से डिजाइन की जाती है, जब रिजवान भी उसी स्ट्राइक रेट या उससे भी नीचे खेल रहे हैं और बाबर भी वो खेल रहे हैं, तो वो एक तो पूरी टीम किस तरह बनती है ना, यही फर्क है, यही वो फर्क है। मैं जो क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि पिछले 3-4 साल से इन्होंने कुछ नहीं किया, वो दोनों एक ही तरह की क्रिकेट खेल रहे थे, तो आपको एक को बिठाना होता था उस वक्त, आप बाबर को खिलाते, रिजवान को बिठा के, मगर वो भी इतने वो अच्छा, हम टीम कल्चर की सिकंदर बात कर रहे हैं, राशिद भाई आपके पास वापस आएंगे। देखिए जब बाबर वाज द कैप्टन, ही वाज ऑल इन ऑल। हम अगर कल्चर की आज तारीफ कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के कल्चर की, तो उस वक्त पाकिस्तान टीम का जो भी कल्चर था उसको बनाने वाले यही लोग थे, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी फिर इन पे भी आयद नहीं होगी? जी, यही जो बोझ लेके चल रहे थे जबरदस्ती का, वो पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट में खुद अपने ऊपर ले लिया कि आप सिर्फ बैटिंग करें और कप्तानी करें। टीम सिलेक्शन यानी कि जो ऑप्शन थी या प्लेइंग 11 हर मैच की जो स्ट्रेटजी प्लानिंग है वो इनकी मैनेजमेंट कर रही है, कोचिंग स्टाफ कर रहा है। पाकिस्तान टीम में इन्होंने एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर लिया हुआ था, वो डेलिबरेटली लिया हुआ था या इनको शौक था, तो वो गलत था। बाकी टीम कल्चर पाकिस्तान का आपने वर्ल्ड कप देख लिया, 4 नंबर पे खिलाना नामुनासिब था, ठीक है, परफॉर्मेंस होना ना होना वो अलग चीज है, ये टीम कल्चर नहीं है। आपके पास सारे ओपनर्स थे और यहाँ पे अगर देखें तो पेशावर की मिडिल ऑर्डर अलग है। अगर वहाँ समद खेल रहे हैं, इफ्तिखार खेल रहे हैं, ब्रेजवेल खेल रहे हैं, हार्डी खेल रहे हैं, तो या फरहान यूसुफ खेल रहे हैं, सारे मिडिल ऑर्डर ही है ना, ओपनर इसमें तो कोई भी नहीं है। तो ये फर्क है इस टीम कल्चर में और पाकिस्तान की टीम के कल्चर में। अच्छा अब्दुल्ला, अभी जो ये जी। बात की है, एक और इम्पोर्टेंट बात, अभी जो इसने कल्चर की बात कर दी, इसने बैटिंग और ये किसका फॉल्ट है? सेलेक्टर्स का फॉल्ट है। तो भाई पूछे ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भाई आपने 4 ओपनर्स क्यों रखे? अब राशिद ने एक और बात कही कि इनके ऊपर से प्रेशर हटा दिया गया, उन्हें कप्तान बना दिया गया सारा, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उनको पाकिस्तान टीम का कप्तान बना दिया जाए, सारा प्रेशर हटा दिया जाए और कल्चर वो डेवलप किया जाए कि बाबर स्कोर करें। तो भाई आप सिलेक्टर से पूछा जाए कि आपने 4 ओपनर्स क्यों रखे, उसका क्यों नंबर 4 किया? अच्छा ओके, ये तो बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना देते हैं आप सिकंदर वैसे। अच्छा सिकंदर जी, राशिद भाई सही तो है जो वो बात कर रहे हैं, मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ ना। राशिद भाई तो करेंगे वो क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा राशिद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं ताकि हम दूसरी टीम की भी बात कर लेना जी। ये पेशावर ज़ल्मी है या फ्रेंचाइज है, प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट है। ये जो हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ये सरकारी इदारा है, दोनों को आपको बेहतर पता है कि सरकार कैसे चलती है और प्राइवेटाइजेशन कैसे चलती है। ये कैसे चलती है? नहीं उस पर नहीं डिपेंड करते, हमारे पास टाइम नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्राइवेटाइज कर दें तो सब कुछ वैसे ही होगा जैसा आप देखना चाह रहे हैं। हाँ अच्छा we really wanted to कहना चाहता Sikandar and Rashid bhai, we wanted to talk about the other teams as well, लेकिन शादाब की क्या गलती आपको नजर आई? कल आप कह रहे थे राशिद भाई कि इस्लामाबाद यूनाइटेड तो आपको फेवरेट लग रही थी कल के मैच में, सो व्हाट डिड नॉट वर्क फॉर देम यस्टरडे? वहां पर कल इनकी बैटिंग में थोड़ा इश्यूज थे और बॉलिंग में भी कल नजर आए। ये टीम बहुत ही थोड़ी देर लकी थी। कल के दोपहर के शो में यही बात की थी कि ये जिस ग्रुप में थे ना, वहाँ पे वीकर साइड थी, वहाँ पे 2-2 मैच उसके अगेंस्ट खेलने थे, स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ एक मैच खेलना था, जिसकी वजह से शायद कोयटा ग्लेडिएटर को नुकसान हुआ, वो उस ग्रुप में। हालांकि स्टार्ट इनका भी बुरा नहीं था इस्लामाबाद का। जी इस्लामाबाद का अच्छा था, लेकिन मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी की जब हार्डी बॉलिंग करने आए और सुफियान मुकीम आए, सुफियान मुकीम आउटस्टैंडिंग रहे, 21 विकेट लिए सुफियान मुकीम भी मतलब क्या आउटस्टैंडिंग है, और हम ये सोचते हैं कि 10 ओवर के बाद पूरा गेम चेंज हो गया। हाँ मतलब exactly that is how it happened। जी सुफियान की जरा रोशनी डाल दें, टाइम नहीं है। देखिए सुफियान मुकीम क्या, 1 मिनट सुन तो लो, सुफियान मुकीम की इतनी बात की जा रही है तो अभी टेस्ट टीम में क्यों नहीं भेजा? अब ये सरकारी निजाम है, यानी कि ये हमारे सिलेक्शन है। ये सवालात हैं जिनको एड्रेस करने के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा थैंक यू सो मच। बाय द वे ये वाली वो बात है जो बाद में बात करेंगे। और सुफियान, मतलब हम सुफियान को देखते हैं टैलेंट, तो हम यही सोचते हैं कि किसके जहन में आया होगा। अच्छा आपको पता है ना कि आगे हैदराबाद और मुल्तान का भी मैच होना है, उसमें हमने बात ही नहीं की। थैंक यू, टाइम भी नहीं रहा। राशिद सिकंदर, थैंक यू
for Thank being you. with us. मौजूदा हुकूमत को 2 साल से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और बार बार ऐलानात के बावजूद तहरीक इंसाफ समेत दीगर अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ ना तो कोई मौसर एहतजाजी तहरीक चला सकीं और ना ही किसी वाज़े सियासी हिकमत अमली पर इत्तफाक हो सका है। इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ किसी भी एहतजाज या सियासी फैसले का इख्तियार तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को दे रखा है, और मगर तासुर ये है कि पीटीआई रहनुमा सियासी फैसलों में उन्हें ज़्यादा खातिर में नहीं लाते, लिहाजा कुछ हुआ भी नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने रवा माह मर्दान में जलसा किया। महमूद खान अचकज़ई जलसे में नहीं आए। बाज़ हलकों की जानिब से ऐसे दावे भी हुए कि अचकज़ई साहब पीटीआई क़यादत से नाला हैं। चेयरमैन पीटीआई गौहर अली खान का कहना था कि अगर कोई नाराज़ी है तो उसे दूर कर लिया जाएगा। पीर को वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने महमूद खान अचकज़ई से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। फैसला हुआ कि मौसर सियासी किरदार अदा करने के लिए अब मुश्तरका कोशिशें तेज़ की जाएं। तो पहले क्यों नहीं किया? ऑपोजिशन समझती है कि कई घंटों की लोड शेडिंग, गैस की शदीद किल्लत, बढ़ती महंगाई, खासतौर पर पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं, इससे इजाफे पर उसकी वजह से हर चीज़ की कीमत बढ़ी है। आवाम नाखुश हैं और अपोजिशन इस पे कैपिटलाइज करना चाहती है। इस सूरत हाल को हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले की बात करें, अगरचे कोई अवामी इशू नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत में ये मददगार साबित हो सकता है। ख़ास तौर पर आपको बता दें कि बार एसोसिएशन को इस मामले में साथ मिलाया जा सकता है, और यही वजह है कि पीटीआई रहनुमा जजों के तबादले पर सख्त रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं और इसे अदलिया को तकसीम करने के साथ अदलिया पर हमला करार दे रहे हैं। ऐसे वक्त में जजेस को ट्रांसफर करना इस अदलिया को मजीद डिवाइड करना है। पेशावर हाई कोर्ट में स्पेसिफिकली वहाँ जजेस की सीनियरिटी मुतासर होगी, इसी तरह बाकी हाई कोर्ट की जजेस की भी सीनियरिटी मुतासर होगी। ये वक्त नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ रहा है कि सबसे पहले इसके रूल्स फ्रेम हो, और रूल्स फ्रेम होने के बाद अगर किसी जज को ट्रांसफ़र करना है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन वज़ा हो पहले से कि किसी जज को ट्रांसफ़र किया जाए। अपने ज़ाती पसंद नापसंद की वजह से जजेस का ट्रांसफ़र करना आज़ाद अदलिया के ख़िलाफ़ साजिश है। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। आज मुझे इतला दी गई थी खान साहब के सेहत के बारे में भी। मुझे मैसेज आया कि लास्ट नाइट खान साहब को शिफ्ट किया गया है हॉस्पिटल में। खान साहब को रात के अंधेरी में लाना, उसको वापस ले जाना, फैमिली को ना बताना और आखिर में इन्फॉर्म करना, ये मुनासिब नहीं है, ये गलत है। आप किसी को बिला वजह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी कुछ वजह ना दें, कोई हेयरिंग ना दें, उसको सुने ना और उसको ट्रांसफ़र कर दें उठा के एक कोर्ट से कहीं और ले जाएं। आइन ये नहीं सोचता, आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। इसको मेरे मुताबिक और हमारे मुताबिक इसको ये एक सज़ा के तौर पे फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। कल को कोई भी चीफ़ जस्टिस आएगा, वो कोई पसंद नहीं करता किसी जज को, तो बिला वजह ट्रांसफ़र कर देगा। इसको हम समझते हैं सज़ा है, और इसलिए हम समझते हैं कि उसकी वजूहात देनी पड़ती हैं आपको ट्रांसफ़र से पहले। हम इसको इसलिए अपोज़ कर रहे थे कि अगर ये ऐसा एक प्रेसिडेंट बन जाए, ऐसा एक फ़ैसला हो जाए कि इसमें आप ट्रांसफ़र कर सकें किसी भी जज को किसी वजह के बग़ैर, तो ये अदलिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत किसी भी तरह के फैसले करने में मुकम्मल आज़ाद और बेखौफ नज़र आ रही है। कोई इंतज़ामी, सियासी या आइनी मामला हो, हुकूमती फ़ैसलों में बेखौफी और एतमाद झलक रहा है। खित्ते के बदलते हालात भी आलमी सतह पर बज़ाहिर हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद ही रहे हैं, और ऐसी बातें भी हो रही हैं कि कोई 28वीं तरमीम भी आ सकती है। ये सब कुछ अपनी जगह, लेकिन महंगाई की हालिया लहर आवाम के लिए बड़ी मुश्किल लेके आई है। कोई भी अचानक इशू हुकूमत के लिए चैलेंज बन सकता है। अपोजिशन इस वक्त शायद कमज़ोर नज़र आ रही है, लेकिन वो किसी भी अपॉर्चुनिटी का इंतजार भी कर रही है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन कोई जितनी भी अचीवमेंट्स हो जाएं हुकूमतों की, अगर आवाम को तो कोई तकलीफ है और वो खुश नहीं है, और ये तो वजह भी बहुत बड़ी है, तो देन डज नॉट ट्रांसलेट वेल। क्या हुकूमती हिकमत अमली? राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मशीर वज़ीर आज़म। अच्छा जी, राना साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। राना साहब, बड़े अरसे से सियासी मैदान में एक ठहराव था, लेकिन अब लग रहा है कि तहरीक इंसाफ और मुशतरका अपोजिशन नई हुकूमत मुखालिफ मुहिम की तैयारी पकड़ रहे हैं। इजलास भी हो रहे हैं, तो हुकूमत तैयार है ऐसे माहौल में इस नए चैलेंज के लिए? बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव योर हैंड्स फुल। देखें, अपोजिशन को सियासी सरगर्मियाँ करने की बिल्कुल इजाज़त है, और
इन दिनों में भी वो अपनी मीटिंग्स और अपने मामलात को, अपने बयानात को जो है वो अपने तौर पे जो है वो चलाते रहे हैं, और अब भी वो अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। और अगर उनका कोई प्रोग्राम मुहिम जुई का है तो उससे भी जो है वो उनको समझाया जा सकता है, लेकिन रोका तो उसी वक्त जाएगा जब वो कानून को अपने हाथ में लेंगे। तो इस बारे में अगर कोई उनका प्रोग्राम है तो उन्हें चाहिए कि वो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी सियासी सरगर्मियों को जो है वो रवा रखें। अच्छा राना साहब, जैसा कि हुकूमत समझती है कि इस वक्त परेशानी की कोई बात नहीं है, आप लोग कॉन्फिडेंट हैं, अपोजिशन के पास अब आपको कहने या देने के लिए कुछ नहीं है, एंड उसी वक्त बताइएगा जजेस की ट्रांसफ़र वाले मामले ने कुछ ईंधन तो फराहम किया है। अब अगर वो बार्स को भी साथ मिलाते हैं तो फिर एक तहरीक तो बन सकती है। तो क्या इन इक़दामात की ज़रूरत जेन्युइन थी? क्योंकि वो तासुर जब ये तरमीम की गई थी और हुकूमत उस वक्त नफ़ी कर रही थी, वो अब साबित हो रहा है या ज़ोर पकड़ रहा है? नहीं, देखिए ये मिसकंसेप्शन है कि जजेस की ट्रांसफ़र जो है वो हुकूमत ने की है। हुकूमत का इस मामले से क्या तल्लुक़ है? ये आपके इल्म में होगा कि ये अजलास जो है ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो बुलाया है, और ये ट्रांसफ़र जो है ये जुडिशल कमीशन ने की है। जुडिशल कमीशन का हुकूमत एक हिस्सा तो है, यानी उसमें हुकूमत को भी नुमाइंदगी है, लेकिन वहाँ पे अपोजिशन की नुमाइंदगी भी है, वहाँ पे अदलिया की भी बराबर की नुमाइंदगी है, वहाँ पे जो है वो सिविल सोसाइटी की भी नुमाइंदगी है, वहाँ पे बार की भी नुमाइंदगी है। तो जुडिशल सिस्टम से मुंसलिक तमाम जो अनासर या तबकात हैं उनकी वहाँ पे नुमाइंदगी मौजूद है। और अगर सभी अक्सरियती राय से या मुतफ़िक़ा तौर पे किसी अमल के मतलब समझते हैं कि ये दुरुस्त है, तो उसमें हुकूमत को एतराज़ नहीं करना चाहिए, या हुकूमत उसमें मूर्द इल्ज़ाम भी नहीं ठहराई जानी चाहिए। अब देखें, जुडिशल कमीशन में जब जजेस के तबादले की बात हो तो उसमें वाज़ेह अक्सरियत जो है वो जुडिशरी को होगी। आम जुडिशल कमीशन में जुडिशरी के 5 नुमाइंदे हैं, हुकूमत के भी 5 नुमाइंदे हैं, अपोजिशन के 2 नुमाइंदे हैं, सिविल सोसाइटी का जो एक नुमाइंदा है उसे हुकूमत के खाते में भी अगर गिन लें तो जो बैलेंस है वो अपोजिशन के पास होता है, अपोजिशन के भी वहाँ पे 2 मेंबर हैं। इसी तरह से जब जजेस की तबादला होना, तो जिस हाई कोर्ट से तबादला होना हो किसी जज को, उसका चीफ जस्टिस भी मेंबर होता है। जिस हाई कोर्ट में तबादला होना हो उसका भी चीफ जस्टिस जब मेंबर होता है। तो इस तरह से जुडिशरी के 7 मेंबर होते हैं वहाँ पे, जबकि बाकी जितने भी जो है वो बाकी जो है वो सब की नुमाइंदगी जो है, बाकी जितने भी यानी जुडिशल कमीशन में नुमाइंदा जो है वो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें बार है, हुकूमत है, अपोजिशन है, सिविल सोसाइटी है, तो उनकी नुमाइंदगी जो है वो कम होती है। और अगर मुअज़्ज़ज़ जजेस वहाँ पे बैठ के एक सीधी राय से ये फ़ैसला करें तो इसके ऊपर इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। चलें, इस तरह की सियासत क्यों नहीं चाहिए? अब सुन भी नहीं थे, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार ने तो दरख्वास्त भी की थी, बिल्कुल क्यों उनको सुना जाए। अच्छा राजा साहब, अब बताएं कि तहरीके इंसाफ की आज की पोजीशन की बात अगर हम करें तो उनकी फौरी डिमांड तो ये है कि खान साहब की सेहत से मुतालिक उनको मुकम्मल अपडेट रखा जाए, ज़ाती जो उनके डॉक्टर्स हैं उनको मुआयने की इजाज़त दी जाए और फैमिली को मुलाकात की इजाज़त भी दी जाए। तो क्या ये वक्त नहीं आ गया कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हुकूमत दिखाए इस मामले में, कोई लचक दिखाए, कोई रिलैक्सेशन दे? नहीं, ये वक्त इससे पहले भी आ चुका है, और उस वक्त उनकी फैमिली को ये रिक्वेस्ट की गई थी कि वो जो उनका इलाज मुआवजा है या जो एक आला जो है वो डॉक्टर्स का पैनल तजवीज़ किया गया था ग़ालिबन हाई कोर्ट के हुक्म पे ही, और वो दरख्वास्त भी तहरीक इंसाफ की तरफ से ही थी। तो उस वक्त उनको कहा गया था कि वो आप कंपनी करें, अपने वकला को साथ भेजें, शायद एक वकील साहब गए भी थे साथ। तो उस वक्त उनका अपना ही मसला हल नहीं हो पा रहा था कि कौन जाए और कौन ना जाए। किसी ने जाने की कोशिश की तो उसे मना कर दिया गया, किसी और को भेजने की कोशिश की गई तो वो जा ना सका। तो इस तरह की सूरत हाल हुई थी, और उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब क्योंकि बराह रास्त इस मामले में जो है वो इनके साथ डील कर रहे थे,
तो उन्होंने इसकी पूरी वजाहत जो है वो मीडिया में भी पेश की थी। तो ये जो मुलाकातों का मामला ख़राब हुआ है, जो रूल्स और रेगुलेशंस की वायलेशंस हुई हैं, तो ये सारा जो है ये इसे आप एक तरफ़ा ना कहें। इसको अगर इस मामले को उलझाया गया है तो उसमें जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जो पीटीआई को चाहिए था कि उन चीज़ों को ख़राब ना करती। अच्छा राणा साहब, अब हुकूमत का हर बयान, हर एक्शन ये बता रहा है कि इस वक्त आप लोग बहुत सुप्रीमली कॉन्फिडेंट हैं। अगर ऐसा ही है तो क्या तवक्को रखी जानी चाहिए कि आने वाले चंद दिनों में हम 28वीं तरमीम पर भी कुछ पेशरफ्त देख रहे हैं आपकी तरफ से? देखें, एतमाद अरूज पे होने की बिल्कुल ये जो है वो वजह या एक्सप्लेनेशन नहीं है कि उसकी वजह से जो है वो कोई काम किया जाए या ना किया जाए। ये एतमाद हासिल ही इसी तरह से हुआ है कि हर काम को बरवक्त किया गया है, खलूस नीयत से किया गया है। पाकिस्तान को जो इज़्ज़त मिली है और उसके ऊपर पूरी कौम को फ़ख्र है। पाकिस्तान का जो है वो नाम बुलंद हुआ है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब हैं और वज़ीर ख़ारजा DPM इसहाक डार साहब हीरोज़ हैं, तो वो ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। तो इससे किसी ऐसे कॉन्फिडेंस को सवाल ही पैदा नहीं होता कि जिसकी वजह से कोई आईनी अमेंडमेंट जो है वो उसका सोचा जाए। आईनी अमेंडमेंट वही होगी जो ज़रूरी होगी, जो है वो मुल्क के जो है वो ज़रूरत और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक होगी। 28वीं तरमीम में जो सब्जेक्ट्स ज़ेरे गौर या अंडर डिस्कशन हैं उनके ऊपर रोज़ बात होती है और हुकूमत का या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब का और PMLN की लीडरशिप का मियां नवाज शरीफ साहब का ये फ़ैसला है कि अमेंडमेंट होगी, लेकिन कंसेंसस के साथ होगी। जिस दिन जिस मामले पे कंसेंसस हुआ उसके ऊपर अमेंडमेंट आ जाएगी। अगर कंसेंसस ना हुआ तो फिर कोई 28वीं ना 29वीं कोई अमेंडमेंट नहीं होगी। गॉट इट। बहुत शुक्रिया सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब फॉर योर टाइम। अच्छा जी, बहुत कुछ होना है, लेट्स वेट एंड सी व्हाट हैपेंस। इन द मीन टाइम हम ज़रा कराची पे आ जाते हैं और आपको बताएं कि तो आ नहीं रही ओवरऑल पूरे मुल्क में और कराची में पानी का भी इशू है। अब हमारा धाबी जी पंपिंग स्टेशन से कराची को पानी की सप्लाई बुरी तरह मुतासर है और इतलात हैं कि पंपिंग स्टेशन पर नई मरकजी लाइन नंबर 5 के इंटरकनेक्शन का काम जो है ना वो चल रहा है, जिसकी वजह से बाज़ पंप्स बंद करने पड़े हैं रादर। और ऊपर से धाबे जी के सेकेंड फेज़ में बिजली के ब्रेक डाउन की वजह से पानी की लाइन जो है वो फट गई है। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक की जानिब से बार बार होने वाले अचानक ब्रेकडाउन्स पानी की फराहमी के निज़ाम पर बुरा असर डाल रहे हैं और लाइन फटने से शहरियों को पानी की फराहमी मुतासर हो सकती है, वार्न कर दिया गया है। इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुलेमान सादत खान। सुलेमान, बताइएगा, ये मल्टीपल चीज़ें हमें तो समझ आई हैं कि हुई हैं। कितना पानी मिल रहा है इस वक्त शहर को, जो मिलता है यूजुअली नॉर्मल रूटीन में? वैसे तो ज़रूरत से कम ही मैसर आता है, लेकिन कितना पानी की सप्लाई मुतासर हुई है? जी अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। जो बुनियादी तौर पर कराची की ज़रूरत है वो 1200 मिलियन गैलन है। वैसे ही जो है वो 54% पानी जो है वो कराची को कम मुहैया होता है। और जो कराची को जो पानी पंप किया जाए धाबी जी से, उस पर भी जो है मुसलसल जो बिजली के ब्रेकडाउन होते हैं उससे बहुत ज़्यादा जो है वो पानी की फराहमी का सिलसिला मुतासिर होता है। और अब चंद रोज़ कबल जो ये ब्रेकडाउन हुआ है बिजली का, उसके बाद जो है लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 5 जो है वो पानी वापस आने की वजह से जो है, जब उसके अंदर पानी वापस आता है लाइनों में पंपिंग के दौरान, तो ये लाइनें फट जाती हैं। तो लाइन नंबर 5 जो कि स्टील की बनी हुई है, उसकी मुरम्मत का काम जो है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। लेकिन लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 जो कि बहुत पुरानी लाइनें हैं, जो कि कंक्रीट की लाइनें हैं, उन्हें जो है वो जुम्मे या हफ्ते की सुबह तक जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा उनकी मुरम्मत का काम। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, पंपिंग के दौरान जो है
वो हर माह ही जो है वो हम देखते हैं कि ये सूरत हाल होती है, और जब ये ऐसी सूरत हाल होती है तो 100 से 200 मिलियन गैलन पानी जो है वो कम फराहम होता है। यानी अच्छा सुलेमान, ये बताएं जब ये जी जब का भी जो है 20-25% कम हो जाता है। अच्छा, ये मुरम्मत वगैरह आप कह रहे हैं कि इसको कुछ टाइम लग जाएगा और ये सब कुछ हो रहा है, तो जब ये हो रहा होता है तो तब टैंकर्स को पानी मिल जाता है? हाइड्रेंट्स चल रहे होते हैं, हाइड्रेंट्स हो रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। देखिए जी, कराची को 650 मिलियन गैलन पानी फराहम होता है, उसमें से सिर्फ 20 मिलियन गैलन पानी जो है वो 7 जो कानूनी हाइड्रेंट से उनको फराहम किया जाता है। 4000 टैंकर्स हैं, तो सिर्फ 20 मिलियन गैलन पानी जो है वही शहर में जो है उन शहरियों को मिलता है जो कि टैंकर खरीदने की सकत रखते हैं। सरकारी टैंकर जिसकी कीमत जो है वो 1600 रुपये है, और उसके साथ अगर ट्रेवलिंग कॉस्ट लगाएं तो 3000 रुपये का जो टैंकर है वो मिलता है। लेकिन वो टैंकर वहीं मिलता है जहां पर जो लोग खरीदने की सकत रखते हैं, और जहां नहीं होता वहाँ पर मुतबादिल जो है वो लाइनों से पानी फराहम किया जाता है, और नागा सिस्टम जो है वो रखा जाता है। एक दिन एक इलाके को पानी फराहम किया जाता है तो दूसरे दिन उससे मुतसिल किसी दूसरे इलाके को पानी फराहम किया जाता है। तो ये तासुर गलत है कि अगर शहर में पानी मौजूद नहीं है या 100 मिलियन गैलन पानी कम है तो वो पानी जो है वो टैंकर जो है वो पूरा कर पाते हैं। टैंकर्स के पास सिर्फ जो है वो 20 मिलियन गैलन यानी कमोबेश 3 से 5% पानी जो है वो इन हाइड्रेट्स पर होता है जो टैंकर्स के जरिए और बाकी आबादी को पानी मिलता ही नहीं है। फिर इसका मतलब है, मतलब ज़रूरत से वैसे ही कम पानी आ रहा है लाइनों में, उसके बाद टैंकर भी अगर 20 मिलियन दे रहे हैं तो हमारी पानी की ज़रूरत तो पूरी नहीं हो रही। और अभी सुलेमान आपने टैंकर का एक फिगर दी है, एक 1600 आपने कहा है, 20 मिलियन 1500 का है, नहीं गैलन की बात नहीं हो रही, पर टैंकर की बात हो रही है। 1600 रुपए जी, ये तो कभी 1600 पे तो मिलता ही नहीं है। मतलब हम खुद करते हैं, हमारे कॉलीग्स हमें बताते हैं, एप्लीकेशन पे क्यू में भी होते हैं, 1600 का कुछ नहीं मिलता। देखिए जी, 1600 पानी की फिलिंग के चार्जेस होते हैं, और उसके साथ जब आप ट्रैवलिंग कॉस्ट लगाते हैं पर किलोमीटर तो 3000 रुपए के लगभग होता है, और जो 2000 गैलन का होता है वो इतने तक मिलता है, जो 3000 गैलन होता है वो 4500 रुपए का मिलता है। और उसके लिए बेहतरीन तरीका यही कि वर्ल्ड बैंक ने उसकी एक ऐप मुतारिफ कराई है, और उस ऐप के थ्रू जो भी लोग उसको हासिल करना चाहते हैं टैंकर, उन्हें जो है वो निस्फ कीमत पर जो है वो मिलता है। तो अच्छा, मेरी बात तो नहीं, बहुत सारे लोग रह जाते हैं क्योंकि तादाद में लोगों को टैंकर चाहिए होते हैं। सुलेमान बताइएगा प्लीज, फॉर दोज हु वांट टू अवेल दिस फैसिलिटी, ये आप कराची के किसी भी इलाके में ये टैंकर ऑर्डर कर सकते हैं, किसी भी ज़िले में बैठे हों कराची के, चाहे क्लिफ्टन DHA या फिर नाज़िमाबाद या अतराफ़ के या कहीं भी हो, XYZ कहीं भी हो, क्या ये कर सकते हैं इस तरह से आप पानी ऑर्डर? और ऐप अगर आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और ऐप प्लीज़ पहले तो ये बता दें कि ये वर्ल्ड बैंक की ऐप है या वाटर बोर्ड की ऐप है? आपने भी वर्ल्ड बैंक का है। जी, वर्ल्ड बैंक ने हेल्प की है कराची वाटर कॉरपोरेशन की इस ऐप को डेवलप करने में, और चंद माह कबल जो है वो इस ऐप का इफ्तिताह भी हुआ। इससे कबल भी एक ऐप थी कराची वाटर कॉरपोरेशन की, लेकिन वो उस तरह से मुतासिर को नहीं थी। अब ये जो नई ऐप है ये विदिन 48 आवर्स दे मेक श्योर कि आपको टैंकर मिले, आपको जो है वो वाटर हाइड्रेंट सेल से कॉल आती है बाकायदा, और आधी कीमत पर जो है वो ये पानी फराहम होता है। और इस निज़ाम के बायस हमने जो हाइड्रेंट सेल का डेटा भी चंद रोज़ कबल मालूम किया था, तो हाइड्रेंट सेल पर जो है अब वो तवातुर के साथ जो है वो लोग ये हाइड्रेंट से जो है वो टैंकर हासिल कर सकते हैं। सलमान, इस पे 5 रोज में एक शख्स एक टैंकर जो है वो हासिल कर सकता है। इस पे आपने प्लीज़ हमारे लिए ही, हमारे नाज़रीन के लिए एक रिपोर्ट बनानी है जिसमें यू नो हाउ टू ऑर्डर इट, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के अपने मकान या अपने फ्लैट नहीं हैं, वो किराए पे रहते हैं, तो क्या वो ऑर्डर करें या उनका मालिक मकान तो इस सिलसिले में कोऑपरेट नहीं करता। सो प्लीज़ आपने हमें हेल्प करना है टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। अब ये बता दें, जो अभी फ़िलहाल धाबेजी पंपिंग स्टेशन का शुरू हुआ है इशू, ये कब तक रिजॉल्व हो जाएगा जो डिस्कनेक्शंस हैं? अब्दुल्ला, 3 लाइनें जो मुतासिर हैं, एक लाइन आज मुकम्मल हो जाएगी, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 1 और 2 जो है वो जुम्मे की रात या हफ्ते की सुबह तक जो है उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस मुकम्मल हो जाएगी, और पानी जो है वो फिर इतवार से जो है वो रूटीन के मुताबिक 650 मिलियन गैलन ही मुकम्मल पंप होकर शहरियों को मिलेगा। जी अच्छा, आप बताएं कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स भी तो होते हैं, मतलब उनको पहले बताया था कि ऑपरेशन भी बड़े हुए थे उनके खिलाफ, और बड़ा ऑपरेशन उनके अगेंस्ट हुआ था, उनको ख़त्म कर दिया था, बंद कर दिए थे, अभी भी चल रहे हैं?
जी देखिए, पहले तो 600 से ज़ायद शहर में गैर कानूनी हाइडेंट्स थे एक दौर में, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि उस तरह से नहीं है। 10, 15, 20 छोटे मोटे जो पंपिंग वाले हाइडेंट्स होते हैं वो ज़िला किमाड़ी और ज़िला गरबी, जो कि मंगो पीर हब और ये साइड का जो एरिया है वहाँ पर जो है वो लाइनों को पंक्चर करके लगाए जाते हैं, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि वो 2-4 दिन के लिए लगते हैं, लेकिन उस पर फिर कार्रवाई होती है। माजी की तरह उस तरह के गैर कानूनी हाइडेंट्स नहीं है कि सरेआम चल रहे हों। वो निज़ाम अब ख़त्म हो गया क्योंकि रेंजर्स, पुलिस और इदारे बहुत मुतहर्रिक हैं। अच्छा सुलेमान, मुझे ना आई एम स्टिल स्टक ऑन दैट, वो जो हम लोगों को जो टैंकरों की प्राइसेस कोट होती हैं, प्राइवेट वेंडर्स ही हैं ज़ाहिर है, चाहे किसी भी इलाके की हम बात कर रहे हों, वो 15,000, 16,000, 18,000। सो फॉर एनीबडी इट इज़ अनअफोर्डेबल टू बाय वाटर एट दिस अमाउंट। सो हम अगर ये ऐप के थ्रू करें, कहीं से भी करें, तो मिल सकती है ये सहूलत। और ये पीने वाला पानी भी नहीं है, ये मतलब वैसे यूज़ का पानी है। अब्दुल्ला, मैं चाहूँगा कि आप अगली स्टोरी से कबल ज़रूर इस ऐप को इंस्टॉल करें। अगर आप ट्रिपल टैंकर लेते हैं यानी 3,000 गैलन का टैंकर लेते हैं तो वो 5,000 रुपए के लगभग 4,500 से 5,000 का आएगा। अगर वो उससे ज़्यादा आता है तो यकीनी तौर पर फिर ये इनकी गफलत होगी। लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग, मैं खुद भी इस ऐप को इस्तेमाल करता हूँ बवक्त ज़रूरत, तो कभी 4,500, क्योंकि जो डिफेंस या क्लिफ्टन के लोग हैं उन्हें जो है वो लांडी हाइडेंट से फराहम किया जाता है, तो जितने करीबी हाइडेंट से पानी फराहम होता है वो उसकी प्राइसेस वही होती हैं। तो अगर आप अपने करीबी हाइडेंट से पानी मंगवाएंगे तो आपको कम चार्जेस लगेंगे। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि सिंगल टैंकर की जो कीमत है वो 1800 के लगभग है, डबल टैंकर की 2500 और ट्रिपल टैंकर की 4,000 से 5,000 के दरमियान। मगर ये इतनी कैपेसिटी है कि जितने लोगों को टैंकर चाहिए होते हैं, मिलता है तो उसकी शिकायत करें। अच्छा, जितने टैंकर लोगों को चाहिए होते हैं ये क्यू में पूरा कर सकते हैं लोगों की पानी की जरूरत ये इस थ्रू दिस ऐप? अब्दुल्ला, मैंने आपको बताया जिस तरह से एक शख्स जो है वो 5 रोज में एक टैंकर हासिल कर सकता है। अच्छा, एक शख्स 5 कोटा, 5 टैंकर लेते हैं तो 5 रोज तक आप नहीं ले पाएंगे। सही है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका सुलेमान, एंड थैंक यू फॉर हम अक्सर चाहेंगे कि आप हमारे साथ बैठे, वी कैन नो अबाउट दिस ऐप मोर। एंड हाँ, एंड वी शुड, जिनको नहीं पता था, जिनके पास नहीं है एंड दे नीड इट, तो फिर वो ऐप भी डाउनलोड ज़रूर कर ले। अच्छा जी, स्पार्को से हमारे साथ साथी मौजूद हैं, हम उनसे क्या पूछ रहे हैं कि आपने कभी खलाई मखलूक देखी है कि नहीं देखी है? हमारे सवाल ही अनोखे होते हैं। लेकिन एनीवे जी, गुज़िश्ता एक हफ्ते में 2 ऐसी खबरें सामने आई हैं जो बता रही हैं कि स्पेस साइंसेस के मैदान में पाकिस्तान आगे ही आगे जा रहा है। और पहली बार 2 पाकिस्तानी, नाम है उनका जी खुर्रम दाऊद और ज़ीशान अली, जो पायलट्स हैं दोनों खलाई मिशन के लिए मुंतखब हो गए हैं। हुमा का बहुत दिल था, लेकिन अगली दफ़ा इन दोनों को इंशाअल्लाह खैर खैरियत से वापस आ जाए। पिछली दफ़ा भी हमने अगली दफ़ा पे मेरा जिक्र किया था बट हुआ नहीं। तो एनीवे जी, ये मिशन जो उनका है ना, ये साल के आखिर में होगा बाय द वे। और पाकिस्तान ने अपना तीसरा खुद से तैयार किया सैटेलाइट भी खला में भेज दिया है, और जिसमें बड़ी एडवांसमेंट्स हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेट्स टॉक टू द डायरेक्टर स्पार्को AKM शफात अली साहब दोबारा हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे पास आते हैं, बिकॉज वी गेट टू लर्न सो मच। तो वो खलाई मखलूक वाली बातें तो हम छोड़ देंगे। और हमने फिर इनसे ये भी पूछा कि चांद पे 50 साल पहले किसी ने कदम रख दिया था, तो अभी चांद के इर्द गिर्द क्यों घूम के आ गए, अभी क्यों नहीं कदम रखा? तो इन्होंने हमें समझाया है कि वो द अदर साइड ऑफ द मून गए, द डार्क साइड ऑफ द मून। अच्छा खैर, शफात साहब, हम जरा अपनी अचीवमेंट्स पे आते हैं। बताइएगा, ये जो सैटेलाइट हमने अपना तीसरा तैयार करता भेजा है, हमारे लिए किस तरह बेनिफिशियल साबित होगा ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और सबसे पहले आपको और पूरी कौम को भी मुबारकबाद कि अल्हम्दुलिल्लाह स्पार्को और पाकिस्तान की तरफ से हमारा 3rd इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट लास्ट वीक लॉन्च हुआ है। अच्छा, इससे पहले आपको पता होगा कि हमारे इससे पहले 2 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स EU1 और EU2 के नाम से लॉन्च हुए थे, और ये वाला ये उसी कड़ी में तीसरा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट है जो स्पार्को के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने इसको डिज़ाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर करके इंटीग्रेट करके फिर हमने चाइनीज़ स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया है। तो इसमें जो एडवांटेज और बेनिफिट्स ये हैं कि जो हमारा ये वाला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट है, इसके अंदर हमने आजकल, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा, एक टेक्नोलॉजी है जो कि आजकल काफ़ी इस पर काम हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो हमने इसके अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग मॉड्यूल इंटीग्रेट किया हुआ है कि जब वो सैटेलाइट ऊपर जाके जब इमेजरीज लेता है तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं कि उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ करके जिस जगह की हमें इमेजरीज चाहिए उसको वो स्टडी करके, एनालाइज करके वो हमारे ग्राउंड स्टेशन पे भिजवा देता है। वरना इससे पहले क्या होता था कि जो हमारे पास इमेजरीज आती थी वो ग्राउंड पे आती थी,
उनको फिर हमारे सैटेलाइट के ऑपरेटर्स हमारे जो थे वो उनको एनालाइज करते थे, उस पर प्रोसेसिंग करते थे और फिर रेलिवेंट यूजर्स डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड करते थे। तो एआई की टेक्नोलॉजी को भी हमने एक इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया है। इनक्रेडिबल, क्योंकि इससे कितना टाइम बचेगा Exactly. और कितना वक्त बचेगा, क्योंकि डेटा को जो हमने मैनेज करना है वो मतलब वो होके रियल आएगा। टाइम में इंटरप्रेट हो रहा Exactly, होगा। वो रियल टाइम में वो डाटा वहाँ पे इंटरप्रेट भी हो रहा होगा, प्रोसेस भी हो रहा होगा और Right, अकॉर्डिंगली भेजा भी जो जा रहा होगा। और जो रेलिवेंट डाटा यूजफुल डाटा होगा वो हमारे पास ग्राउंड स्टेशन पे आ भी रहा होगा। इसलिए कि आपको पता है कि एक एसेट जो हमारे स्पेस के अंदर उसके एक अंदर एक लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ है स्टोरेज के लिहाज से भी। आपके पास अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं है जिस तरह से आपके ग्राउंड पे अवेलेबल होती है, और डाटा बहुत बल्क में होता है, ह्यूज वॉल्यूम का डाटा होता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसके बेसिस पे वो डिसीजन मेकिंग ऑन बोर्ड कर रहा होगा सेटेलाइट, और वो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आपको रेलिवेंट इमेजरीज जो आपकी यूजफुलनेस के हिसाब से उनको बहुत प्रोवाइड major करेगा। अच्छा Major शिवाज साहब, advancement हम है। मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं माहौलियात के हवाले से, अर्बन प्लानिंग के हवाले से, मतलब एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ डेटा कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम इट? बिल्कुल, अब जैसे सबसे पहले जो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें हम ये डाटा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो अब डिजास्टर मैनेजमेंट का होता है कि खुदा ना खासा जो ऐसे लास्ट ईयर हमारे पास फ्लडिंग की एक सूरत हाल आई Right, थी। right. अब फ्लडिंग की सूरत हाल में आपको जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो पीडीएम हो, एनडीएम हो, उनको आपको डाटा इमीडिएटली प्रोवाइड करना पड़ता है, इमीडिएटली देना पड़ता है अकॉर्डिंग जिसके हिसाब से वो बिल्कुल। फिर मेजर्स लें, अडॉप्ट करें, और आपको जो जानी और माली नुकसान बड़ा है वो कम time से कम bound हो। होता है वो तो मामला सारा। आपको फिर जो डाटा सैटेलाइट से चाहिए होता है तो उसका जितना अर्ली मिलना और यूजफुल डाटा मिलना वो बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंस करता है। तो इसमें आपकी बड़ी टाइम सेविंग हो जाती है अगर आपके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद हो ऑन बोर्ड द सेटेलाइट, कि जिसके बेसिस पे वो आपको ये एनालाइज करके डाटा इमीडिएटली आपको प्रोवाइड करो, आप अच्छा, रेलेवेंट सर। डिपेंड्स को फॉरवर्ड अब करो। लेट्स टॉक अबाउट आवर स्पेस मिशन। माशाल्लाह पहली दफा 2 पाकिस्तानियों का नाम आ गया है, सिलेक्शन हो गई है, दोनों पायलट्स दाऊद एंड हैं। ज़ीशान अली। सो कहाँ जाएंगे, क्या प्रोसेस है? प्रोसेस तो हो गया, मतलब आगे का क्या प्रोसेस है और क्या है इस मिशन की तफसील जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं? इसलिए कि आपके इल्म हो गया लास्ट ईयर फरवरी 2025 में ये इसको एक फोर्सी करके ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जी, और we चाइनीज spoke गवर्नमेंट के about it साथ as well. एग्जैक्टली हुआ था, और उसमें यह था कि एक बड़े स्ट्रिंजेंट प्रोसेस था, स्क्रीनिंग प्रोसेस था, जो कि पहले सुपार्को से स्टार्ट हुआ, फिर चाइनीज एस्ट्रोनॉट सेंटर चाइना में, एस्ट्रोनॉट सेंटर फॉर चाइना में जाके हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स गए जिनकी एक मेडिकल स्क्रीनिंग, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एप्टीट्यूड एवेलुएशन, फिटनेस, बहुत स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से गुजरने के बाद ये हमारे 2 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अब आगे का जो मरहला है जिसमें अब ये हमारे 2 कैंडिडेट्स जो हैं ये चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट फॉर चाइना में जाएंगे, एस्ट्रोनॉट सेंटर फॉर चाइना में, उसमें ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग हासिल करेंगे और वो इस इन्वायरमेंट से कैपिटलाइज होंगे जो कि स्पेस में उनको मिलना है, और ताकि इसलिए कि आपका है ना वो बॉडी है यूज टू नहीं होती है उस बिल्कुल, इन्वायरमेंट से, बिल्कुल। तो एक बड़ा वो एक स्ट्रिंजेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि जिसके लिए 6 महीने का टाइम वो वहाँ पे दोनों कैंडिडेट्स गुजारेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वन ऑफ द कैंडिडेट विल गो एज एन पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट एज अ पेलोड स्पेशलिस्ट, और पेलोड स्पेशलिस्ट जाकर चाइनीज स्पेस स्टेशन पे जाके हमारे अपने बनाए हुए एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे, और फिर वो वापस आएंगे। उन एक्सपेरिमेंट्स के जो भी रिजल्ट्स होंगे, अब वो एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट एरियाज डोमेन्स में हैं, जिसमें मटीरियल साइंसेज है, फ्लूइड फिजिक्स है, लाइफ साइंसेज है और बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स हमने भी इनवाइट किए थे डिफरेंट एकेडमियाज, इंस्टीट्यूट्स और साइंटिस्ट और इंजीनियर्स से। तो हमारे पास लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आ गए हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करके हम उन एक्सपेरिमेंट्स को फाइनलाइज कर रहे हैं, और वो एक्सपेरिमेंट्स फिर हम अपने सिलेक्टेड एस्ट्रोनॉट को देंगे और वो जाके स्पेस में उन एक्सपेरिमेंट्स को कितने कंडक्ट दिन का करेंगे। मिशन होगा ये, कुछ है determine किया गया? इसमें अभी इनिशियली जो प्लान है, इस पर प्लान के हिसाब से कि 7 to 10 डेज के करीब हमारा जो पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट है वो चाइनीज स्पेस स्टेशन पे जाके टाइम गुजारेगा, उन एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करेंगे, और इसमें जाहिर सी बात है कि जो स्पेशल इन्वायरमेंट उनको वहाँ पे जो मिलेगा जो कि ज़ीरो ग्रेविटी इन्वायरमेंट है, इसलिए कि आपको ये एक्सपेरिमेंट्स कुछ ऐसे यूनिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो आपको ज़ीरो ग्रेविटी इन्वायरमेंट करने होते हैं, जो कि आप ज़मीन पे नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो अब वहाँ पे वो जाकर उन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करेंगे। स्पेशली जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं, जो इंजाइम्स होते हैं, इन मेडिसिन इंजाइम्स की जो नॉमेनक्लेचर होता है, इसके लिए आपको ज़ीरो ग्रेविटी इन्वायरमेंट चाहिए होता है, और ख़ासतौर पे जो आपकी टर्मिनल डिजीज़ेस होती हैं जिनके लिए आपको कुछ मेडिकेशंस बनानी होती हैं उनको क्योर करने के लिए, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं ये सारे के सारे आपके स्पेस स्टेशंस पे हो रहे होते हैं। और ये बड़ा ये एक और इसमें पाकिस्तान को एजाज़ की बात है कि ये पहला पाकिस्तानी होगा एज अ फॉरेनर ये चाइनीज स्पेस स्टेशन पे कदम रखेगा। इससे पहले चाइनीज स्पेस स्टेशन में किसी फॉरेनर ने कदम नहीं रखा। अच्छा, जल्दी से, बिकॉज लोगों को इस सारी कॉन्वर्सेशन में से ना खुद भी जाना होगा, तो ये बता दें क्या क्राइटेरिया होता है? ये 2 नाम आए हैं, जी जी, ऑफ कोर्स आपके पास एक पूल होगा ऑफ नेम्स, हाउ डिड यू पिक दीस 2? बेसिकली इसमें है ना
पहले एप्लीकेशंस इनवाइट की जाती हैं, जो एक प्रैक्टिस होती है कि आप एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सेटअप्स डोमेन्स के लोगों से कि आप है ना आप इंटरेस्ट शो करें। इंटरेस्ट शो करने के बाद वो है ना एक इनिशियल स्क्रीनिंग आपके डिपार्टमेंट लेवल पे भी हो जाती है कि दे एटलीस्ट वो मिनिमम क्राइटेरिया जो कि फिटनेस का क्राइटेरिया होता है, खास तौर पे मेडिकल क्राइटेरिया होता है और इवन साइकोलॉजिकल क्राइटेरिया होता है, आप उसको क्लियर करें। और एजुकेशनल आई गेस आल्सो कि उनकी बैकग्राउंड क्या है, वो क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड का इसमें ज़्यादा रोल प्ले होता है कि आपने जो एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे कंडक्ट करने हैं तो आपको इतनी नो हाउ नॉलेज होनी चाहिए कि आप उन एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करके समझ सकें। तो ग्रेजुएशन लेवल का जो होता है ना, आपके कम से कम ग्रेजुएशन और स्पेसिफिकली कोई स्पेशलाइजेशन एक्सपर्टीज भी हो आपके पास, मतलब बिल्कुल ही पूरे ना होना कि वहाँ जाके आप सीख तो आपके पास है ना वो मिनिमम ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया स्पेशलाइजेशन इन सर्टन फील्ड्स में होनी चाहिए, ताकि वरना फिर आप जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे होंगे उस डोमेन के अंदर आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज और नो हाउ हो। चलो एटलीस्ट आपको हमने ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब फॉर बीइंग हियर। और इंडीड दिस इज ग्रेट न्यूज़। ऐसी जब अचीवमेंट्स होती है ना पाकिस्तान की, और माशाल्लाह आजकल तो अचीवमेंट्स ही अचीवमेंट्स हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हर एवेन्यू में, हर स्फीयर में आप तक भी पहुंचाए, ताकि दैट्स राइट। नेगेटिविटी तो हमारे इर्द काफी है, लेकिन जो अच्छी बातें होती हैं आजकल वैसे कम है, आजकल वी आर गुड, वी आर हैप्पी। अच्छा जी, गर्मियाँ आते ही आपको पता है ना कि इंतजार किसका शुरू हो जाता है? आमों का। मतलब why did you take so long? तरबूज का भी मैं सोच रहा था। नहीं, अभी वो आ गया वैसे। बात करें, वैसे I really like तरबूज। तरबूज आ गया है? हाँ, तरबूज आ What गया। are you तरबूज even मिल रहा है यार, talking about? तरबूज What मिल रहा है। मीठा या फिर वो जो स्टोरेज वाला? मुझे तो लगता है अब तरबूज अक्सर ही मैसर होता है मार्केट में, कुछ शदीद होता है, सर्दी के लेकिन अलावा। कभी-कभार ना वो बड़ा गदला सा हो जाता है, क्लियर उस तरह नहीं होता। सो खैर इन एनी केस अब आम तो तब आएंगे जब गर्मी पड़ेगी, और शदीद गर्मी पड़ेगी, और गर्मी तो पड़ रही है, और हीट वेव सी सूरत हाल बनी हुई है। अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से मालूम करते हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा मौसमियात के। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब। बताइएगा ज़रा, बता दें, ज़हनी तौर पर तैयार कर दें। लाहौर में तो पता लगा था कि भाई बादल आ गए हैं और मौसम खुशगवार है, बारिश भी हुई है, बारिश भी हुई है, 52 भी होगा, बहुत गर्मी भी होगी, और आम भी बहुत गर्मी में आम तो अच्छे आ ही जाएंगे नहीं? हाँ। चलो वापस आमों की बात कर लें, तो फिर चलें, फिर आमों की बात कर लेते हैं मजीद फिर। मतलब आमों का क्या है, अब आ जाएंगे तो हम। हमारे साथ मौजूद हैं वहीद अहमद साहब, पेटन पाकिस्तान फ्रूट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया सर। बताइएगा, अब मई जून वाली गर्मी ऑलरेडी पहले ही अप्रैल में ही आ चुकी है, सो फसल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस दफ़ा हम? देखें जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्लाइमेट चेंज पूरे पाकिस्तान में इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि कराची में जो गर्मियां थी वो देर को शुरू हुई और सर्दियां देर तक रहीं, तो उसकी वजह से आम के ऊपर ये इम्पैक्ट आएगा प्रोडक्शन पे कि उसकी क्रॉप डिले होगी 10 दिन। इसलिए हमने लेटर निकाला था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कि 1 जून से 2026 का जो सीज़न होगा उसको 1 जून से कर दें। तो कल जो है नोटिफिकेशन भी निकल चुका है, और इंशाल्लाह ताला हमारी एक्सपोर्ट 1 जून से होगी। और क्लाइमेट चेंज का ये नहीं कि एक हफ्ता गर्मी ज़्यादा आ गई तो ये कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए कि गर्मियाँ हमें मार्च से एंड से शुरू होना चाहिए, और अभी मिड अप्रैल के बाद जो है गर्मियाँ शुरू हुई, तो काफ़ी क्रॉप पे भी इम्पैक्ट आएगा और जो है डिले भी हो। चलें ठीक है। अच्छा ये बताएं वहीद साहब कि इस बार फसल कैसी रही है, और ख़ास तौर पर जब बात हो एक्सपोर्ट की तो क्या उम्मीदें की जा सकती हैं? कितना रेवेन्यू आपको लगता है एक्सपोर्ट से जनरेट हो सकता है? 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर। पहले तो हम प्रोडक्शन के ऊपर आ जाएं। प्रोडक्शन अभी अर्ली टू से, क्योंकि एक दिन में भी बहुत कुछ बदल सकता है। बारिश हो गई, तूफान आ गया, या कोई भी मौसम चेंज होता है तो वो इम्पैक्ट आता है प्रोडक्शन में। अभी भी इतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं है पूरे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, सबसे पहले आपका सिंध का जो है सीज़न शुरू होता है, फिर जाके पंजाब एंड ऑफ जून में होता है, तो अर्ली टू से। मगर अभी प्रोडक्शन का भी मैं कहूँगा कम से कम डिक्लाइन 15 से 20% पूरे पाकिस्तान की है इस टाइम पे प्रोडक्शन डिक्लाइन, और सीज़न हमारा सिंध से शुरू होगा। और ज़ाहिर बात है, ये हम देख रहे हैं 5 सालों से कि डिक्लाइन की तरफ हमारा हर साल 15 से 20, कभी 30, कभी 40%, तो कुछ कह नहीं सकते। अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करें, उनका सीज़न जो इस टाइम पे पीक पे है, और उनका सीज़न अप्रैल में शुरू हुआ है। अल्फांसो वैरायटी का एटलीस्ट 50 to 60 प्रोडक्शन उनकी डिक्लाइन हुई क्लाइमेट चेंज की वजह से। लेट्स सी कि हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है इसका, तो कुछ कह नहीं सकते। मगर अभी तक जो मैं कहूँगा 20% है। और ज़ाहिर बात है, एक्सपोर्ट के जो चैलेंजेस इस टाइम पे बहुत हमारे बढ़ गए। चैलेंजेस नंबर 1
क्योंकि शिपिंग लाइन के फ्रेट हाई हो गए और एयरलाइन के फ्रेट हाई हो गए। अगर वो हाई रहेंगे, दुनिया में इन्फ्लेशन है, महंगाई ज़्यादा पूरी दुनिया में बढ़ गई है, तो हमारी जो मैंगो की तो वैल्यू बड़ी कम होती है। 150 रुपये अगर मैं एग्जांपल दूं केजी, अगर फ्रेट यूरोप का इसमें 800-900 रुपये, अमेरिका का अलग फ्रेट है 2000 से ऊपर, तो डिपेंड करता है। और जो सबसे बड़ी मार्केट हमारी है वो 3 मार्केट हैं। अफगानिस्तान हमारे लिए बंद हुआ है। दूसरी मार्केट हमारी जो बड़ी है वो है मिडिल ईस्ट, वहाँ पे अब शिपिंग लाइन जाती है, क्या हालात होते हैं उस टाइम पे, क्या फ्रेट होता है, ये सब डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं अभी अर्ली टू से, मगर जो हालात दिख रहे हैं अभी तक तो मुझे डिक्लाइन की तरफ हमारी एक्सपोर्ट नज़र आ रही है। सर प्रोडक्शन हमारी डिक्लाइन की तरफ है, टेंशन हो जाती है ये बातें सुन के। ज़ाहिर है हमारा आमों की फसल से भी मुतासिर हो रही है, बहुत से दरख्त कट भी रहे हैं, कुछ क्लाइमेट भी हमें मुतासिर कर रहा है। बहुत शुक्रिया, लेकिन होपफुली नए दरख्त भी लगाए जा रहे हैं, नए बागात भी लगाए जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी भी लगाई जानी चाहिए। और फिर जो हमारे नए सैटेलाइट्स जा रहे हैं ना, वो हमें बेहतर बताएंगे कि हम कहाँ किस कहाँ तरह कर सकते हैं। उनका लिएज़ोन होना चाहिए। अच्छा जी, वी कैन सी यू टुमारो। दैट इज इट फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे, बाय।